सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज रहती है तो डायरेक्टली आप वहाँ पर आकर क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा, सीखने के लिए रहेगा। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो HDFC बैंक आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा था। अब इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है और वो रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। आज के दिन अगर हम देखें तो HDFC बैंक करीब आपको 50% से ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला। अब ये गिरावट बेसिकली वो बोल रहे हैं जो मार्केट में नए हैं, बट अगर गिरावट दिख रही है पोर्टफोलियो में 50% से भी ज़्यादा का, तो इस गिरावट के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है? क्या ये कोई क्रैश है या फिर कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिल रही है? तो उस चीज़ को मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अब देखो दोस्तों, ये जो आपको 50% की गिरावट देखने को मिल रही है, ये एक्चुअल में देखा जाए ना ही गिरावट है और ना ही क्रैश है, ये बोल सकते हैं एडजस्टमेंट है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस इशू किया था, उसका एक्स डेट आज के दिन का था और आज के दिन कंपनी बोनस के हिसाब से एडजस्ट हुई है। अब बोनस का जो रेशो था वो 1:1 का रेशो था, यानी कि एक के बदले कंपनी ने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। तो इस वजह से कंपनी 50% एडजस्ट हुई है। अगर यही कंपनी एक के बदले बोल सकते हैं 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला करती तो कंपनी 50% नहीं, कंपनी 90% एडजस्ट होती। तो जिस रेशो में कंपनी बोनस या स्प्लिट देती है उसी हिसाब से एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलता है। इस चीज़ को समझ लो। अब जो भी लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि इतनी बड़ी गिरावट इतनी बड़ी बैंक में हमें क्यों देखने को मिली, तो क्लियर कर लो, ये कोई गिरावट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट है जब कोई कंपनी बोनस या फिर स्प्लिट जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। अब ये जो टेक्निकल एडजस्टमेंट है, इससे आपके पोर्टफोलियो में गिरावट तो दिख ही रही होगी, तो वो गिरावट बैक टू नॉर्मल कब होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, जब कोई कंपनी बोनस देती है तो बोनस की वजह से जो कंपनी का फेस वैल्यू है उसमें हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। अगर स्प्लिट देती है तो कंपनी के फेस वैल्यू में हमें चेंजेस देखने को मिलती है। तो बोनस की वजह से कोई चेंजेस अगर देखने को नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये है कि जितना कंपनी का अभी करंट शेयर है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, उतना कंपनी को न्यू शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे और उसके बाद जब आपके डिमैट अकाउंट में वो न्यू शेयर्स क्रेडिट होंगे तो आपके जो आज के दिन लॉस दिख रहे होंगे वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके लिए बेसिकली 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि थर्सडे या फिर फ्राइडे तक आपके डिमैट अकाउंट में जो भी आज के दिन लॉसेस दिख रही हैं वो लॉसेस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आप मार्केट में नए हैं, इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था, तो पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई गिरावट नहीं है, ये कोई क्रैश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट है और वो कुछ ही दिनों में आपका बैक टू नॉर्मल हो भी जाने वाला है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब दोस्तों इरेडा की बात करें तो आज के दिन इरेडा भी एक न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि इरेडा का टारगेट सेट हो गया है। टारगेट किस चीज़ का भाई? रेवेन्यू का। कब का? 2026 के फाइनेंशियल ईयर का। और ये चीज़ें किसके तरफ से सेट हुई हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, मेंशन है यहाँ पर कंपनी ने एक MOU साइन किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, यानी कि MNRE के साथ। और उसके बाद इनका जो रेवेन्यू टारगेट है वो सेट किया गया है 8,200 करोड़ इन 2026 फाइनेंशियल ईयर। तो 8,200 करोड़ का टारगेट अगर ये अचीव कर लेती है तो ऑब्वियस सी बात है कि पिछले साल का जो रेवेन्यू था 6,743 करोड़, उसको कंपनी ईजिली क्रॉस कर लेगी। और अगर क्रॉस कर लेती है तो मुझे नहीं लगता कि ये रेवेन्यू देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होने की ज़रूरत है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी रीज़न भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों,
जब आप कंपनी के P&L देखोगे तो वहाँ पर रेवेन्यू का नंबर आपको दिखेगा जो कि एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको ग्रोथ ही रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। बट ग्रोथ के अगर परसेंटेज की बात करें तो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 7% की ग्रोथ रिपोर्ट की थी रेवेन्यू में। उसके बाद कंपनी ने 21% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। फिर 24 में कंपनी ने लगभग 42.5% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था और 25 में लगभग 36% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। और पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लोन सैंक्शंस की हैं, काफ़ी ज़्यादा फंड रेस की हैं। तो इससे हम उम्मीद क्या करते हैं कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में और भी बेटर करता हुआ नजर आए। बट अगर ये कंपनी का जो टारगेट है कितना 8,200 करोड़, ये टारगेट को अगर ये अचीव करती है तो ग्रोथ इस बार हमें देखने को मिल सकता है 21.5% का, जो कि अगर हम पिछले 2 साल के हिसाब से देखें तो इस बार का ग्रोथ हमें लोवेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा पिछले 2 साल के कंपैरिजन में, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो। और ये चीज़ कंपनी के प्रॉफिट में इम्पैक्ट डालेंगे या नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कंपनी ने जो नंबर्स रिपोर्ट किया था Q1 का, उसमें कंपनी के रेवेन्यू तो चलो फिर भी ग्रो करते हुए नजर आए थे, बट कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें हमें ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि कंपनी के एनपीएस बढ़े थे, कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो रिड्यूस हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि गेंसोल इंजीनियरिंग ने लोन डिफ़ॉल्ट किया था इस वजह से। तो इन सारे कारणों की वजह से कंपनी के एसेट क्वालिटीज़ में भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिली थी। तो देखना पड़ेगा कि 8,200 करोड़ का अगर रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट करती है तो उसमें कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन हमें कैसा देखने को मिलता है, 30% से ऊपर देखने को मिलता है या फिर उसमें आने वाले क्वार्टर्स में भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर फाइनेंसिंग मार्जिन कंपनी का बेटर देखने को मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पिछले 4 क्वार्टर में जो ग्रोथ रिपोर्ट किए हैं अपने प्रॉफिट में, वो उससे पिछले के 4 क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है। तो उम्मीद है कि उसमें हम इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे अगर 30% से ज़्यादा की फाइनेंसिंग मार्जिन कंपनी बोल सकते हैं अचीव करती है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट एवर स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है जो कि 1:10 की रेशो में है। इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि कल के दिन कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। मार्केट से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स इंक्वायरीज रहती है तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स अच्छी तरह से एनालाइज कर आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और पिन कमेंट में भी लिंक आपको दिख जाएगा। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी इसलिए फोकस में थी क्योंकि आप सभी को पता है कि हाल ही में नहीं मतलब बोल सकते हैं 1-2 साल से हमें ये न्यूज़ सुनने को मिल रही है, और वो न्यूज़ है डिमर्जर का। डिमर्जर कंपनी अपने बिजनेस का करना चाह रही है और डिमर्जर के लिए कंपनी एक स्टेप और आगे जा चुकी है। अब ये कौन सा स्टेप है भाई? तो देखो मैं बता देना चाहूँगा, कल के दिन न्यूज़ आया था कि एनसीएलटी की तरफ से कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। किस चीज़ के लिए? स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए सॉरी। अब देखो कोई भी कंपनी जब डिमर्ज करती है अपने आप को तो उसको हम स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं, और कोई भी कंपनी जब मर्जर करती है तो स्कीम ऑफ एमलगमेशंस बोला जाता है। तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं आप कि एनसीएलटी की तरफ से उनको अप्रूवल मिल चुका है डिमर्जर के लिए। और डिमर्जर किस चीज़ का होने वाला है? तो देखो टाटा मोटर्स जो है वो बेसिकली पैसेंजर व्हीकल्स भी बनाती है, कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाती है, और जैगवार एंड लैंड रोवर जैगवार लैंड रोवर उनकी सब्सिडरी भी है। ठीक है, तो पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स दोनों को वो अलग करना चाहती है, यानी कि बोल सकते हैं एक सेपरेट एंटिटी बनाना चाहती है। और इस चीज़ को लेकर कंपनी के जो बोर्ड हैं उन्होंने भी अप्रूवल दे रखा है। तो सिर्फ बोर्ड के अप्रूवल से तो इम्पॉर्टेंट सभी चीज़ें नहीं होंगी ना, उसके अलावा काफ़ी सारे और भी अप्रूवल्स हमें चाहिए होती है, जिसमें आप बोल सकते हैं एनसीएलटी की भी अप्रूवल ज़रूरी है, और उनके भी अप्रूवल्स हमें आते हुए दिख चुके हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि बोल सकते हैं डिमर्जर अब हमें और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम लेता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। जल्द ही डिमर्जर से रिलेटेड और भी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, जिसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि विद इन ए ईयर कंपनी की तरफ से हमें डिमर्जर एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आ सकता है। सो आपको क्या लगता है डिमर्जर कब तक कंप्लीट होगा वो मुझे कमेंट में बताना। बट जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स थी
वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।